नमस्कार। किसी भी चुनाव में जीत और हार का असली फैसला कहाँ होता है? अक्सर ये उन अनकही शिकायतों में छिपा होता है जो वोटर अपने दिल में रखते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के पलिया विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे डेटा का इस्तेमाल करके एक असरदार गवर्नेंस ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है। पलिया उत्तर प्रदेश का तराई बेल्ट। यहाँ की सियासत सिर्फ पार्टियों की हार जीत का खेल नहीं है। ये लोगों की जिंदगी, उनकी उम्मीदों और उनके रोजमर्रा के संघर्षों से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। यहाँ का हर चुनाव लोगों के लिए एक नई उम्मीद की तरह होता है। तो फिर सवाल वही है, कैसे कैसे किसी इलाके की अनसुनी शिकायतों को एक दमदार पॉलिटिकल मैंडेट में बदला जाए? वो कौन सी रणनीति है जो लोगों के दबे हुए गुस्से को एक राजनीतिक लहर में बदल सकती है? चलिए, इसी रणनीतिक चुनौती को हम डेटा और एनालिसिस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले जमीन को समझना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पलिया का सामाजिक और डेमोग्राफिक ताना बाना आखिर है कैसा। पलिया की सियासत को समझना है तो पहले यहाँ के सोशल मैथ को समझना होगा। और वो मैथ ये कहता है कि लगभग 38% वोटर्स कुर्मी और ओबीसी कम्युनिटी से हैं। मतलब ये सिर्फ सबसे बड़ा ग्रुप नहीं है, बल्कि वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द चुनाव घूमता है। इनके बाद ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित समुदायों की भी काफी अहमियत है। यही वो ताना बाना है जिस पर यहाँ की राजनीति बुनी जाती है। तो आखिर ये लोग, ये 38% और बाकी सब किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं? लिस्ट में सबसे ऊपर है खेती किसानी का संकट, खासकर गन्ने की खरीद और उसके दाम। इसके अलावा आवारा पशुओं की समस्या, लोकल जॉब्स की कमी और खराब सड़कें और हेल्थ सर्विसेज। ये वो असल मुद्दे हैं जो किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकते हैं। अब जरा जमीन से उठकर आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। एक तरह से हम पलिया के चुनावी इतिहास का फॉरेंसिक एनालिसिस करने जा रहे हैं, ये समझने के लिए कि वक्त के साथ वोटिंग का मिजाज कैसे बदला है। ये टाइमलाइन देखिए, ये पलिया की पूरी सियासी कहानी बयां करती है। सालों तक यह सीट एक पेंडुलम की तरह थी, कभी सपा कभी बसपा। लेकिन 2017 में कुछ बदला। पेंडुलम एक जगह आकर रुक गया, भाजपा पर, और 2022 में भी वहीं टिका रहा। और वो बदलाव कितना बड़ा था, ये चार्ट देखिए। इसे राजनीतिक भूकंप कहना गलत नहीं होगा। 2012 में भाजपा का वोट शेयर महज 11% के आसपास, और सिर्फ 5 साल बाद 2017 में ये आंकड़ा उछलकर 51% के पार चला गया। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये पूरे इलाके का पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट था। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। 2017 में जो जीत लगभग 69,000 वोटों के भारी भरकम अंतर से मिली थी, 2022 आते आते वो मार्जिन घटकर सिर्फ 38,000 रह गया, लगभग आधा। ये घटता हुआ मार्जिन सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक इशारा कि वोटर्स का मूड बदल रहा है और शायद विपक्ष के लिए एक खिड़की खुल रही है। और ये घटता मार्जिन हमें एक बहुत जरूरी लोकतांत्रिक सिद्धांत की याद दिलाता है, इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच। मतलब जब जनता का मूड बदलता है तो ये एक संकेत है कि जमीनी हकीकत और राजनीतिक वादों के बीच की खाई शायद बढ़ रही है। एक जिम्मेदार राजनीति वही होती है जो सिर्फ नारों पर नहीं, बल्कि लोगों की असल जरूरतों और तथ्यों पर टिकी हो। तो चलिए, इसी बदलते हुए मूड को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि विपक्ष के लिए इस स्ट्रेटेजिक चेसबोर्ड पर क्या मौके हैं और क्या चुनौतियां। तो विपक्ष के लिए ये शतरंज की बिसात कैसी दिखती है? एक तरफ उनकी ताकत है सपा का पुराना नेटवर्क और किसानों का बढ़ता गुस्सा, ये उनके लिए सबसे बड़ा मौका है। लेकिन दूसरी तरफ सत्ताधारी भाजपा की जबरदस्त मशीनरी है और उनके अपने उम्मीदवार पर एक क्रिमिनल केस भी है। और सबसे बड़ा खतरा भाजपा का पोलराइजिंग नैरेटिव और केंद्र की वेलफेयर स्कीम्स का असर। और इस बिसात के मुख्य खिलाड़ी कौन है? एक तरफ है समाजवादी पार्टी के पीएस कक्कू, पुराने नेता, जमीनी पकड़, किसानी बैकग्राउंड, लेकिन साथ में दंगे का एक केस भी है। दूसरी तरफ है भाजपा के विधायक हरविंदर साहनी, एक अमीर डेवलपर, क्लीन इमेज, कोई केस नहीं, पर जमीन से जुड़ाव थोड़ा कम माना जाता है। तो इस सारे डेटा एनालिसिस और जमीनी हकीकत को मिलाकर अब हम आते हैं एक कॉन्क्रीट प्लान पर, एक 90 दिन का ब्लूप्रिंट जिसका एक ही मकसद है, जनता का भरोसा वापस जीतना। लेकिन कोई भी ब्लूप्रिंट, कोई भी प्लान हवा में काम नहीं करता। उसकी नींव भरोसे पर टिकी होती है, और भरोसा तब बनता है जब शासन, जब सरकार हर नागरिक की गरिमा, उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करे।
ये सिर्फ कोई नैतिक बात नहीं है, ये एक टिकाऊ जनादेश हासिल करने की पहली शर्त है। तो ये 90 दिन की रणनीति 3 सिंपल फेजेस में बटी हुई है। पहला फेज रिसर्च और लोगों से सीधा दिल से संपर्क। दूसरा फेज इन संपर्कों को मुद्दा आधारित कैंपेन में बदलना और अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। और तीसरा यानी आखिरी फेज वोटिंग से ठीक पहले ग्रैंड मोबिलाइजेशन, मतलब वोटर्स को घर से निकालकर बूथ तक लाना। और ये पूरी स्ट्रैटेजी 4 पिलर्स पर खड़ी है। पहला है पीपल, गैर सवर्ण किसानों और नौजवानों को उनकी कॉमन परेशानियों पर एकजुट करना। दूसरा है प्रोसेस, पार्टी की बूथ लेवल मशीनरी में नई जान फूंकना। तीसरा पॉलिसी, उन्हें कृषि सुरक्षा जैसा एक ठोस वादा देना। और चौथा पावर, मौजूदा विधायक की नाकामियों को जनता के सामने रखना। और इस पूरी मेहनत का जो निचोड़ है, जो आत्मा है, वो इस एक लाइन में है, किराए की भीड़ नहीं, कमाया हुआ भरोसा। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, दिखावा नहीं, असलियत। तो आखिर में हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। आज के इस दौर में जब नेशनल नैरेटिव का शोर है, डिजिटल दुनिया का हल्ला है, तब क्या जमीनी मुद्दों और एक साफ सुथरे गवर्नेंस प्लान पर टिकी रणनीति वाकई लोगों का भरोसा जीत सकती है? ये सवाल सिर्फ पलिया का नहीं है, ये हमारी आज की पूरी राजनीति का सवाल है।